तो दोस्तों फाइनली मैं हाई डिमांड पर लेकर आ चुका हूँ लॉस्ट का सीजन 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। लॉस्ट के सीजन 2 में 24 एपिसोड्स हैं और मैं इनको 2 पार्ट में कवर करूंगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम 12 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे और कल या फिर परसों सुबह की वीडियो में अगले 12 एपिसोड्स को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने अभी तक लॉस्ट का सीजन 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिलेगा। अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वहीं पर आपको एक इंडोनेशियन हॉन्टेड विला की कहानी मिलेगी, उसको भी जाकर जरूर चेकआउट करना। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सीजन 2 शुरू करने से पहले मैं आपको सीजन 1 के एंड यानी कि एक्सोडस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आखिरी एपिसोड के बारे में मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था। असल में हुआ ये था कि सर्वाइवर्स ने डैनियल रूसो को ट्रैक कर लिया था, ढूंढ लिया था, और क्लियर को उसका बच्चा एरन वापस भी मिल गया था, जिस वजह से कैंप के अंदर एक खुशी का माहौल दौड़ पड़ता है। खैर इसके बाद हम शुरुआत करने वाले हैं अब सीजन 2 एपिसोड 1 की। तो लॉस्ट सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है एक अजीब से आदमी को दिखाते हुए, जो कि रेट्रो लुकिंग अंडरग्राउंड जगह पर अपनी डेली एक्टिविटीज को कर रहा होता है, जैसे कि खाना खाना, पुलअप्स वगैरह करना और बहुत कुछ कर रहा होता है। तभी वहां पर एक पुराना कंप्यूटर बीप करने लगता है, आवाज करने लगता है, और उसके अंदर उसे एक कोड एंटर करना था जो कि वो कर देता है। और वहां पर कुछ टाइमर चल रहा था जो कि रीसेट हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी बाकी एक्टिविटीज को पूरा करता है और फिर अपने हाथ में एक अजीब से सीरम को भी इंजेक्ट करने लगता है। अब शुरुआत में हमको समझ में नहीं आता कि ये आदमी कौन है और आखिरकार ये अजीब सी जगह क्या थी और ये सब हो क्या रहा था। और तभी अचानक से होता यह है कि वहां पर उसे एक बहुत ही तगड़े ब्लास्ट होने की आवाज आती है, और तब जाकर हमको पता चलता है कि असल में हैच के अंदर ये सब चीजें थी। जी हाँ, और तभी हम शॉकिंगली देखते हैं कि जैक और लॉक जो होते हैं वो ऊपर से हैच से नीचे देख रहे होते हैं कि आखिरकार वहां पर है क्या और इसकी सीढ़ियां कहां तक जाती है। यानी कि वहां पर उन्हें काफी गहराई नजर आ रही थी, बट हम सब जान गए हैं कि आखिरकार वहां पर एक आदमी रह रहा था। यानी कि सीजन 1 के अंदर जब लॉक वहां पर बैठकर गुजारिश कर रहा होता है कि मुझको कुछ साइन दो, तो वहां पर जो रोशनी हुई थी वो किसी साइन की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वहां पर यह आदमी रह रहा था जो कि वहां पर कुछ गतिविधियां कर रहा होगा, जिस वजह से लाइट वहां से आ रही थी। खैर अचानक से ये आदमी घबराकर एक कॉल करने लगता है। एनीवेज अब कहानी फिर से जैक और लॉक पर शिफ्ट होती है। अब इस चीज को देखकर जैक जो होता है वो वहां से जाने का फैसला करता है, लेकिन लॉक को ये बात समझ में नहीं आ रही होती कि जैक को आखिरकार हैच के नीचे क्या है, ये जानने की क्यूरियोसिटी क्यों नहीं है। अब जैक के पास्ट का कोई तो फ्लैशबैक था जिसके चलते ऐसा हो सकता था, और तभी हम जैक के हॉस्पिटल वाले दिनों को देख पाते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों है। अब इमरजेंसी रूम के अंदर एक कार में एक्सीडेंट के बाद 2 पेशेंट्स को लाया गया था। दोनों की हालत बहुत खराब थी। जैक को फैसला करना पड़ता है कि वो पहले किसको बचाएगा, एक जवान लड़की को या फिर एक बुजुर्ग आदमी को जो कि उस लड़की का पिता था। अब जैक जो है वो उस लड़की को बचाने का फैसला करता है, जो कि शॉकिंगली कोई और नहीं, बाद में चलकर उसकी बीवी सारा बनती है। जी हाँ, ये वही उसकी पेशेंट थी जो कि पैरालाइज्ड होने वाली थी, लेकिन उसने उसे बचा लिया था। खैर हम देखते हैं कि लड़की की हालत स्टेबलाइज थी, लेकिन उसके पिता खत्म हो गए थे सुबह 8:15 बजे। अब रिकवरी में लड़की जैक से पूछती है क्या वो अपनी शादी में डांस कर पाएगी, लेकिन जैक उसे झूठी उम्मीद नहीं देता। वो साफ साफ बता देता है कि हालत बहुत खराब है और ऑपरेशन के बाद भी उसके वेस्ट यानी कि कमर के नीचे का हिस्सा हमेशा के लिए पैरालाइज्ड होने की बहुत संभावना है। लेकिन जैक के पिता ने ये बात सुन ली थी। वो उसको अलग ले जाकर क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उनका ये कहना था कि अगर लड़की के ठीक होने की 1% भी संभावना थी तो जैक को उसे वो छोटी सी उम्मीद दे देनी चाहिए थी, क्योंकि दुनिया उम्मीद पे चलती है। लेकिन जैक यहाँ पर फैक्ट्स को फीलिंग से ऊपर रखता था। उसके लिए सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वो हमेशा सच बोला करता। लेकिन हम जान गए हैं कि अपने पिता के गुजर जाने के बाद में जैक थोड़ा सा बदल गया था। आइलैंड के ऊपर वो लोगों को उम्मीद दिया करता था कि वो ठीक हो सकते हैं। इनफैक्ट वो कई लोगों को बचाने की भी कोशिश कर रहा था और किसी से भी बुरी बातें नहीं बोल रहा था, जिसका रीजन यही था। अब ऑपरेशन के बाद जैक ये देखता है कि लड़की पूरी तरह होप खो चुकी है, लेकिन जब वो जैक को अपनी शादी में इन्वाइट करती है तो जैक का एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वो उसे फिर से थोड़ी उम्मीद देता है और कहता है कि भले ही वो डांस ना कर पाए, लेकिन वो उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। एटलीस्ट इतना तो कर देगा कि वो चल पाए। खैर सर्जरी के बाद रिलैक्स करने के लिए जैक जो होता है वो स्टेडियम में रनिंग करने जाता है। उसको लग रहा था कि शायद उसकी पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगी। वहां उसकी मुलाकात एक अजनबी सी होती है जो कि वहां पर हमेशा ही दौड़ा करता था। अब इन दोनों के बीच में एक रेस जैसी सिचुएशन बन जाती है और जैक उसे पकड़ने की कोशिश करता है कि ऊपर पहले वो जाएगा, लेकिन इसी दौरान उसका एंकल जो होता है वो ट्विस्ट हो जाता है। तभी वो अजनबी उसकी हेल्प करता है और वो जैक से कहता है कि वो उसको नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन जैक बोलता है कि वो उसको पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब इस आदमी का नाम है डेसमंड, और इस नाम को याद रखना क्योंकि आगे चलकर ये कैरेक्टर बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वक्त पर जैक ने डेसमंड को काफी सारी बातें बताई थी सारा के बारे में कि कैसे उसकी सर्जरी करी गई, शी माइट बी एबल टू वॉक और नॉट। खैर अब जाते समय डेसमंड जैक से कहता है कि गुड लक ब्रदर, सी यू इन अनदर लाइफ।
खैर उधर हॉस्पिटल के अंदर अब जैक की पेशेंट सारा को होश आ जाता है। जैक काफी परेशान होता है क्योंकि उसको लगता है कि वो उसे ठीक नहीं कर पाया और ऑपरेशन फेल हो गया। लेकिन तभी लड़की अपने पैर की उंगलियां हिलाती है, बोलती है कि अगर ऑपरेशन फेल रहा तो वो उंगलियां कैसे हिला पा रही है। तभी जैक जो होता है वो हैरान होकर पेन को उसके पैरों में पॉइंट करने लगता है और पूछता है कि क्या उसको अपने पूरे पैरों में सेंसेशन महसूस हो रही है। तो लड़की बार बार हाँ बोलती है, यानी कि जैक की उम्मीद के उलट ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और शायद वो पूरी तरह से पैरालाइज नहीं होगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, वो होती भी है। अब कहानी वापस से आइलैंड पर आती है। जैक, लॉक और केट जो होते हैं वो हैच खोलने को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। तभी केट हैच के अंदर लिखी गई क्वारंटीन वार्निंग को लेकर इशारा करती है। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर क्वारंटीन वार्निंग है तो उसे हैच के अंदर क्यों लिखा गया था और उसे तो बाहर होना चाहिए था। और फिलहाल उन लोगों को इस मिस्ट्री का जवाब नहीं मिलता। तभी जैक बाद में हर्ली से पूछता है कि वो नंबर्स को लेकर इतना परेशान होकर क्यों चिल्ला रहा था। हर्ली उसे पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो नंबर्स उसकी जिंदगी में बार बार आते रहे। वो बताता है कि उसने लॉटरी जीती थी जिनके यही नंबर्स थे और उसके बाद उसकी जिंदगी में लगातार बुरी घटनाएं हो रही थी। लेकिन जैक जो कि साइंस और फैक्ट्स पर भरोसा करता था, हर्ली की सुपरनैचुरल थ्योरी को सीरियसली नहीं लेता और वो ज्यादा ध्यान इस बात पर देता है कि हर्ली पहले मेंटल इंस्टीट्यूशन में रह चुका है, यानी कि वो उसको इनडायरेक्टली पागल बोल रहा था। हर्ली उससे कहता है कि वो पागल नहीं है और वो बस चाहता है कि जैक उसकी बात पर विश्वास करे, जैसे कि डैनियल रूसो ने किया था। लेकिन जैक अभी भी नंबर्स को खाली नंबर्स मान रहा था। उसको नहीं लगता कि इनके पीछे कोई भी सुपरनैचुरल चीज थी। उधर जॉन और केट हैच के अंदर जाने के लिए बेहद एक्साइटेड थे। केट पहले नीचे जाने का फैसला करती है क्योंकि वो जैक और लॉक से हल्की है। नीचे पहुंचती है उसको लगता है कि शायद हैच के अंदर कोई तो है और अचानक से होता यह है कि केट बहुत डर जाती है और तभी एक तेज रोशनी हैच के ऊपर से आती हुई दिखाई देती है। अब केट को बचाने के लिए उसके पीछे पीछे लॉक भी अंदर उतर जाता है। अब जब जैक वहां पर वापस आता है तो घबराकर पूछता है कि वो दोनों ठीक हैं या फिर नहीं। लेकिन जैक के वहां पहुंचते ही केट और लॉक दोनों ही गायब थे। इसलिए जैक भी फाइनली हैच के अंदर जाने का फैसला करता है, अंदर उतर जाता है। नीचे पहुंचकर जैक को वही जगह दिखाई देती है जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, यानी कि हैच के अंदर की जगह थी वो। लेकिन अब हमें यहाँ पर मिस्टीरियस अंडरग्राउंड बंकर के बारे में ज्यादा पता लगता है। यहाँ पर एक पुराना रेट्रो कंप्यूटर लगा हुआ था और उसमें आसपास कई सारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स मौजूद थे। पूरा सेटअप बेहद अजीब था और अभी किसी को नहीं पता कि आखिरकार इस जगह का इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया जा रहा था। जैक कंप्यूटर के बटन दबाने की कोशिश करता है लेकिन लॉक उसे रोक देता है, यानी कि वो जिंदा था। तभी जैक देखता है कि लॉक के सर पर किसी ने गन तानी हुई थी। अब जैक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है और तभी एक बहुत ही सुनी सुनाई आवाज उसको आती है। तभी एक आदमी जैक को धमकी देता है कि स्टैंड डाउन ब्रदर। अचानक से जैक जो होता है वो भी अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन जिस आदमी ने लॉक के सर पर गन तानी हुई थी वो जैक को बोलता है कि स्टैंड डाउन ब्रदर। बिल्कुल सेम आवाज थी जो कि उसे कहीं ना कहीं सुनी हुई लग रही थी। वो बोलता है कि अगर जैक ने गन नीचे नहीं करी तो वो लॉक के सर में गोली मार देगा। अब जैक उस आवाज को सुनकर सन्न सा रह जाता है क्योंकि इस अजीब से अंडरग्राउंड बंकर में इस सुनसान आइलैंड के बीच जिस आदमी ने लॉक को गन पॉइंट पर रखा हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिससे जैक की स्टेडियम में मुलाकात हुई थी कई साल पहले, यानी कि डेसमंड। और वो जैक को देखकर वही बात दोहराता है, गुड लक ब्रदर, सी यू इन अनदर लाइफ। और बस इसी के साथ में सीजन 2 का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, या फिर ये कहें कि असली मिस्ट्री अब शुरू होती है। दूसरे एपिसोड की शुरुआत वापस से ही राफ्ट से होती है, या फिर ये कहें कि राफ्ट के जो थोड़े बहुत बचे हुए टुकड़े थे उनसे। माइकल और सॉयर मुश्किल से खुद को पानी पर टिकाए हुए थे जबकि वॉन कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। माइकल लगातार चिल्लाकर वॉल्ट को पुकार रहा होता है जिससे सॉयर परेशान होने लगता है, लेकिन माइकल उसको समझाता है कि अगर वॉल्ट उसे सुन पा रहा है तो उसे पता होगा कि उसका पिता जिंदा है और उसे वापस लेने जरूर आएगा। अब ये दोनों इस बात पर भी बहस कर रहे होते हैं कि पानी में भीगी हुई गन अभी काम करेगी या फिर नहीं। लेकिन तभी एक शार्क उनकी राफ्ट के आसपास घूमने लगती है। सॉयर के कंधे पर लगी हुई गोली की वजह से खून भी बह रहा था जो कि उसने माइकल को बचाने के लिए खा ली थी और शार्क उसी खून की वजह से उनकी तरफ आकर्षित हो रही थी। सॉयर माइकल को ताना मारता है कि शायद शार्क उसके कंधे की वजह से यहाँ पर आया है। माइकल जवाब देने लगता है कि वो खून को बंद कर देगा और दोनों लगातार एक दूसरे से लड़े जा रहे थे जबकि इस वक्त उन्हें एक दूसरे की जरूरत पहले से कई ज्यादा थी। सॉयर का गुस्सा समझ में भी आता है क्योंकि वॉल्ट को बचाने के चक्कर में उसको गोली लगी थी, लेकिन माइकल अपने बेटे को खोने के डर और पैनिक में इतना डूबा हुआ था कि वो सॉयर की हेल्प और सेक्रीफाइस के लिए प्रॉपर्ली ग्रेटफुल नहीं हो पा रहा था।
अब माइकल का ये मानना था कि वो उसके बेटे वॉल्ट को इसलिए लेकर गए हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली उन्हें ढूंढ रहे थे। सॉयर उसे याद दिलाता है कि अब सबसे जरूरी बात यह है कि वो जिंदा रहें और वॉल्ट को वापस लाने का कोई रास्ता खोजें। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल हमको नजर आती है। अगर आप शार्क की टेल को ध्यान से देखोगे तो उस पर एक लोगो बना हुआ था जो कि एक बहुत ही खास लोगो है। ये एक खास चीज भी है जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप इस लोगो को याद रखना क्योंकि इससे बहुत ही बड़ी मिस्ट्री जुड़ी हुई है। खैर, सॉयर आगे बताता है कि वॉल्ट को ले जाने वाली बोट शायद इसी आइलैंड से आई थी क्योंकि वो बोट खुद समुद्र में लंबी दूरी तय करने के लिए बनी ही नहीं थी। इसका मतलब यह है कि वॉल्ट को शायद आइलैंड पर ही वापस ले जाया गया था। और किस्मत से होता यह है कि जो समुद्र की लहरें थी वो उनको उसी बीच पर वापस धकेल देती हैं, यानी कि उसी मलबे के साथ में। अब माइकल और सॉयर किसी तरह से बीच के दूसरे हिस्से पर पहुंच जाते हैं। उनको राहत मिलती है कि एटलीस्ट वो आइलैंड पर वापस आ गए। लेकिन तभी जंगल से वॉन भागता हुआ आता है। वो बुरी तरह परेशान था और बार बार सिर्फ एक ही बात चिल्लाए जा रहा था, अदर्स अदर्स अदर्स, वो भी कोरियन भाषा में, जो ये काफी फनी सा लगता है। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर जो वॉन की इंग्लिश है वो थोड़ी थोड़ी सुधर रही थी और ऐसा इसलिए था, हो सकता है कि शायद उसकी बीवी सुन जो थी वो उसको ये सब सिखा रही थी। खैर, उधर हैच के अंदर डेसमंड अभी भी केट और लॉक को कंट्रोल में रखा हुआ था। डेसमंड को लगता है कि जॉन लॉक और केट उसके रिप्लेसमेंट के लिए आए हैं और अब वो वही काम करने आए हैं जो कि अभी तक वो यहाँ पर कर रहा था, यानी कि उसके अंदर कोड एंटर करना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर कोड को एंटर करना। अब डेसमंड जो होता है वो केट को कहता है कि वो जॉन को बांध दे, लेकिन यहाँ पर लॉक चालाकी से डेसमंड को कन्विंस करता है कि केट एक बहुत बड़ी थ्रेट है क्योंकि पहले वो क्रिमिनल रह चुकी है। हालांकि लॉक असल में केट को बचाने की कोशिश कर रहा था। मौका मिलते ही चुपके से वो केट को एक चाकू देता है क्योंकि हम जानते हैं कि वो चाकू रखने में एक्सपर्ट है ताकि वो खुद को आजाद कर पाए। केट मौका मिलते ही खुद को छुड़ा लेती है और पेंट्री में चली जाती है। अब लाइट्स ऑन करते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। असल में पेंट्री में खाने का इतना बड़ा स्टॉक मौजूद था कि आइलैंड पर रहने वाले सर्वाइवर्स ने बहुत दिनों से इतना बड़ा स्टॉक देखा भी नहीं होगा। ज्यादातर फूड पैकेजेस पर वही मिस्टीरियस लोगो भी बना हुआ था जो कि उस शार्क के ऊपर भी था। अब केट कुछ खाना और चॉकलेट्स बार खाने लगती है और फिर कुछ अपने साथ ले जाने के लिए रख लेती है। और आखिरकार आइलैंड पर इतने समय से ताजे खाने की कमी झेलने के बाद में ऐसी पेंट्री मिलना किसी ट्रेजर से कम नहीं था, यानी कि खजाना था उनके लिए। तभी इसी बीच डेसमंड जो है वो लॉक से पूछता है कि क्या उनमें से कोई बीमार तो नहीं है, और ये सवाल काफी सस्पिशियस था और शायद इसी वजह से हैच के अंदर क्वारंटीन वार्निंग लिखी गई थी, विच एक्सप्लेन्स कि उल्टा उसको क्यों लिखा गया। कई बार ऐसा बाहर होता है लेकिन वो उसके अंदर था। हो सकता है कि डेसमंड को कभी बाहर जाने से मना करा गया होगा क्योंकि बाहर कोई इन्फेक्शन या बीमारी मौजूद थी, या फिर हर चीज यहाँ पर होक्स थी। खैर, जब लॉक डेसमंड से पूछता है कि आखिरकार इस हैच के अंदर वो काम क्या करता है, तभी अचानक से वो रेट्रो कंप्यूटर बीप करने लगता है। डेसमंड इससे घबरा जाता है और लॉक को तुरंत ही कंप्यूटर के पास जाकर कुछ नंबर्स एंटर करने का आदेश देता है। और ये कोई आम नंबर नहीं थे, बल्कि ये वही श्रापित नंबर्स थे जिनके बारे में हर्ली बताता था, जो कि थे 4, 8, 15, 16, 23 और 42। और इन नंबर्स ने हर्ली की जिंदगी को पहले ही तबाह कर दिया था। अब सवाल ये है कि ये नंबर्स इस अंडरग्राउंड हैच के अंदर इस्तेमाल क्यों हो रहे थे, और अगर इनको समय पर एंटर नहीं करा गया तो आखिरकार क्या होगा। अब इसके बाद ये जो एपिसोड है वो माइकल के फ्लैशबैक पर भी फोकस करता है। हमको पता चलता है कि वॉल्ट की कस्टडी पाने के लिए माइकल ने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ लड़ाई करी थी। वॉल्ट की मां ने माइकल से वॉल्ट को दूर रखा था और यहाँ तक कि उसके पेरेंटल राइट्स को भी खत्म कर दिया था। सबसे बड़ी बात कि बेचारे माइकल के पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे और उसकी बीवी लॉयर थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हार ही जाता। मतलब सोच कर देखो कि माइकल के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसने कोर्ट जाने का और अपने बेटे के लिए लड़ने का फैसला किया। माइकल का मानना था कि वो वॉल्ट का पिता है और उसे अपने बेटे के साथ रहने का पूरा अधिकार है, लेकिन माइकल की बीवी उसको समझाती है कि वो कोर्ट नहीं जाना चाहती और माइकल से वॉल्ट को छोड़ देने के लिए कहती है। लेकिन माइकल को अपने बेटे से दूर रहने का आइडिया बिल्कुल मंजूर नहीं था। और सबसे इमोशनल पल तब आता है जब माइकल को वॉल्ट से फाइनली गुड बाय कहना पड़ता है। वॉल्ट अभी इतना छोटा था कि वो अपने पिता को ठीक से जानता भी नहीं था और माइकल उसे प्यार से देखता है और कहता है कि या योर डैडी लव्स यू वेरी वेरी मच। और इसी इमोशनल पल के साथ में दूसरा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। लेकिन आइलैंड पर सिचुएशन अब पहले से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। वॉल्ट गायब है, वॉन वापस आ गया है और डेसमंड हैच में छुपा हुआ था। सबसे बड़ी बात कि वो जो लोगो है वो हर जगह दिखाई दे रहा था और अब वही मिस्टीरियस नंबर्स एक कंप्यूटर में एंटर करे जा रहे थे। एपिसोड 3 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जहां पर जॉन लॉक एक ग्रुप थेरेपी सेशन में बैठा हुआ था क्योंकि उसके पिता ने उससे किडनी लेकर उसे ब्लॉक कर दिया था, उससे बात करनी छोड़ दी थी। वहां पर एक महिला अपनी मां की शिकायत कर रही होती है कि उसने उसके पर्स से पैसे चुरा लिए थे, जो कि बहुत थोड़े से पैसे थे। लेकिन लॉक उसकी बात को सीरियसली लेने के बजाय अपनी कहानी से उससे कंपेयर करने लगता है। वो कहता है कि उसकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उसके पिता ने उससे उसकी किडनी चुरा ली है। लॉक बोलता है कि उसके पिता ने कुछ समय के लिए उससे प्यार करने का नाटक किया सिर्फ इसलिए
इसलिए ताकि वो उसकी किडनी ले सके। इनफैक्ट उसके पिता को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और लॉक की किडनी का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने उसे ऐसे फेंक दिया जैसे कि डस्टबिन के अंदर कूड़े को फेंक दिया जाता है। और ये चीज बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि उन्होंने उसे पैदा होने के बाद छोड़ दिया था। लॉक उस महिला से कहता है कि अगर उसे अपने $30 वापस चाहिए तो उसे भी अपनी किडनी वापस चाहिए। सबसे बड़ी बात कि उसकी दिक्कत इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन यहाँ लॉक का बर्ताव काफी गलत था। हो सकता है कि उस लड़की को उस $30 की जरूरत उस वक्त उससे भी ज्यादा होगी। हर इंसान अपने दर्द को अपनी जिंदगी के हिसाब से महसूस करता है। बिट्रेयल होता है और दर्द होता है, चाहे वो किडनी का हो या फिर $30 का। इसलिए किसी के दुख को अपने दुख से कंपेयर करके कभी भी दूसरे वाले के दुख को इनवैलिड नहीं करना चाहिए। अब थेरेपी के बाद हेलन नाम की एक महिला उसी सेम थेरेपी सेशन से बाहर निकलकर लॉक का बचाव करती है। वो बताती है कि उसे लॉक की बातें पसंद आई और पिछले कुछ महीनों से वो खुद ये सब बोलना चाह रही थी, लेकिन लॉक ने अच्छा किया कि उसने ऐसा बोल दिया और यहीं से लॉक और हेलन के बीच एक कनेक्शन बनना शुरू होता है। अब लॉक और हेलन जो होते हैं उनके बीच में रिश्ता शुरू हो जाता है और लॉक उससे रोज बातें करता है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप बन जाता है। लेकिन लॉक की जिंदगी में एक दिक्कत और थी। वो अभी भी अपने पिता से जुड़ा हुआ था, उनसे ऑब्सेस्ड हो रखा था। वो लगभग हर रात चुपके से अपने पिता के घर के बाहर जाकर बैठता था और उनका इंतजार करता था कि शायद वो उसको एक्सेप्ट कर लें। आखिरकार एक रात लॉक के पिता बाहर आते हैं और उससे बात करते हैं। लॉक शायद उम्मीद कर रहा था कि उसका पिता आखिरकार उसे अपना बेटा मान लेगा और उनके बीच कोई रिश्ता बन जाएगा, लेकिन उसके पिता साफ कहते हैं कि उन्हें लॉक से कभी कोई इमोशनल रिश्ता चाहिए ही नहीं था और उन्हें सिर्फ उसकी किडनी चाहिए थी और इसलिए उसने उससे बात करी। लॉक का पिता जो है वो उससे ये कहता है कि वो उसको अपना बेटा नहीं मानता और उसे वहां पर दोबारा वापस नहीं आना चाहिए अगर वो पुलिस यानी कि जेल के चक्कर नहीं काटना चाहता। और लॉक के लिए बहुत ही क्रूअल और हार्ट ब्रेकिंग पल था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पिता ने कूड़ेदान के अंदर कूड़े को फेंक दिया हो। मतलब इस पल को देखकर साफ समझ में आता है कि लॉक जो है उसके अंदर क्या बीत रही होगी। लॉक यहाँ पर बस अपने पिता से किसी तरह का प्यार और एक्सेप्टेंस चाहता था, लेकिन उसके शब्दों में उसे रिजेक्शन मिला। अब हमको ये भी समझ में आता है कि लॉक के अंदर इतने सालों से इतना दर्द और इनसिक्योरिटी क्यों जमा थी। खैर अब वापस से हम प्रेजेंट टाइम में हैच के अंदर आते हैं। केट पेंट्री से बाहर निकलने की कोशिश करती है और डेसमंड पर हमला कर देती है। इसी दौरान डेसमंड की गन से गोली चल जाती है और वो स्ट्रेंज कंप्यूटर सिस्टम में जा लगती है। डेसमंड घबराकर चिल्लाता है कि उन्होंने ये क्या कर दिया और अब सभी लोग खत्म हो जाएंगे। डेसमंड जैक और बाकी लोगों को समझाता है कि इस कंप्यूटर में एक बटन दबाना पूरी दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है और ऐसा लगातार करना पड़ता है, और अगर वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करते तो उसके पास एक फिल्म है जिसको वो देख सकते हैं। लेकिन डेसमंड खुद वहां पर रुककर फिल्म देखने वाला नहीं था। वो वहां से भागने की तैयारी करता है क्योंकि उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है। जैक उसके पीछे भागता है और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिलती है। जैक बार बार कहता है कि उसे विश्वास नहीं है कि टाइमर 0 होने पर कुछ भी होगा। उसके हिसाब से किसी आदमी ने डेसमंड को अंडरग्राउंड बंकर में भेज दिया और उसे एक फिल्म दिखाई और अब वो सिर्फ फेथ के भरोसे एक बटन दबा रहा है और जैक को लगता है कि कुछ भी नहीं होने वाला और उसको बेवकूफ बनाया गया है। लेकिन अगर जैक को सच में विश्वास था कि टाइमर 0 होने पर कुछ भी नहीं होगा तो वो डेसमंड के पीछे भागकर क्यों गया, और वो आराम से बीच पर वापस जाकर अपनी डॉक्टर वाली ड्यूटीज कर सकता था। और अंदर से जैक खुद भी थोड़ा थोड़ा डाउटफुल हो रहा था और इस डाउट की सबसे बड़ी वजह थी डेसमंड। जैक को अचानक याद आता है कि डेसमंड से वो पहले मिल चुका है लॉस एंजलिस में। डेसमंड को याद आता है कि जैक एक डॉक्टर है और वो एक लड़की को लेकर बहुत ही चिंतित था जब वो मिले थे, और जैक ने उससे उस समय ये भी कहा था कि शायद वो उस लड़की को बचाने में फेल हो गया है। और तभी डेसमंड उसको बताता है कि वो लड़की मरी नहीं थी, लेकिन तभी जैक शॉकिंगली बोलता है कि वो लड़की जिंदा है और उसने उससे शादी करी थी। अब जैक के लिए एक बहुत बड़ा शौक होता है कि जिस आदमी से पहले वो लॉस एंजलिस में मिल चुका है उसका इस मिस्टीरियस आइलैंड पर उसी हैच में मिलना उसके लिए सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा था या कोई तो ऐसी शक्ति थी जो कि सबको एक साथ ला रही थी। जिसके बाद जैक, लॉक और बाकी लोग उस फिल्म को देखते हैं और फिल्म से पता चलता है कि असल में वो जो लोगो था ना, जो कि शार्क पर दिखा था और यहाँ पर खाने के अंदर था, वो असल में एक धर्मा इनिशिएटिव नाम के प्रोग्राम का था। एक साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये। धर्मा इनिशिएटिव में दुनिया भर के साइंटिस्ट और फ्री थिंकर्स आइलैंड की यूनिक प्रॉपर्टीज पर रिसर्च कर रहे थे। यानी कि पक्का इस आइलैंड के अंदर कुछ तो है। और उनके रिसर्च एरियाज में मेटेरोलॉजी, साइकोलॉजी और कई दूसरी साइंटिफिक फील्ड्स भी शामिल थी। फिल्म में बताया जाता है कि धर्मा इनिशिएटिव की शुरुआत 1970 में हुई थी, लेकिन एक्सपेरिमेंट शुरू होने के कुछ समय बाद एक हादसा हुआ और उसके बाद एक स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो किया जाने लगा। जिस अंडरग्राउंड स्टेशन में वो मौजूद है उसका नाम है द स्वान, यानी कि हैच नहीं है, इसका नाम स्वान है। फिल्म के अनुसार जैसे अलार्म बजता है, कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक कोड एंटर करने के लिए सिर्फ 4 मिनट होते हैं और वो कोड कोई रैंडम कोड नहीं है बल्कि वही मिस्टीरियस नंबर्स हैं 4, 8, 15, 16, 23 और 42।
अब जैक को लगता है कि ये पूरा बटन पुशिंग सिस्टम एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है उनके लिए। आखिर सिर्फ एक कंप्यूटर में नंबर्स एंटर करने से दुनिया कैसे बच सकती है, और ये साइंटिफिकली होना इम्पॉसिबल है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर आप खुद ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या आप रिस्क लेते? मान लीजिए आपको 99% यकीन है कि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है और बटन दबाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन 1% चांस ये भी है कि आप गलत हो सकते हो और बटन ना दबाने से कुछ तो भयानक हो जाएगा। तब आप क्या 1% चांस को इग्नोर करोगे? कमेंट में बताना कि आप उन बटन को प्रेस करते रहते या फिर नहीं। लेकिन लकीली सईद जो होता है वो उस खराब हुए कंप्यूटर को ठीक कर देता है और अब कर्स नंबर फिर से एंटर किए जा सकते थे। अब जैक जो है वो नंबर्स को एंटर करने से हिचकिचा रहा था। लॉक उसे चैलेंज करता है और कहता है कि अगर जैक को लगता है कि बटन दबाना जरूरी है तो वो ये खुद क्यों नहीं करता। जैक भी जवाब देता है कि अगर लॉक को लगता है कि ये सब फेक है तो फिर वो वहां पर क्यों है। लॉक अब जैक से पूछता है कि उसे बिलीव करना इतना मुश्किल क्यों लगता है। जैक जवाब देता है कि उसके लिए आसान नहीं है और ये सिर्फ बटन दबाने की बात नहीं है, ये एक लीप ऑफ फेथ है। आखिरकार जैक बटन दबाने का फैसला कर लेता है और नंबर्स एंटर कर दिए जाते हैं। लेकिन इस मोमेंट पर भी ये साफ नहीं होता कि धर्मा इनिशिएटिव आखिरकार इस स्टेशन में क्या कर रही थी, और अगर नंबर्स एंटर करना बंद कर दिया जाए तो वास्तव में क्या होगा। उधर आइलैंड के दूसरे हिस्से में माइकल, वॉन और सॉयर को पकड़कर एक गहरे पिट में कुछ लोग फेंक देते हैं। उनको नहीं पता था कि उनको किसने पकड़ा है और आखिरकार उनके साथ क्या होने वाला है, और कोई भी उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा था। अब कुछ समय बाद एक अननोन लेडी को भी पकड़कर उसी पिट में फेंक दिया जाता है। इस लड़की का नाम है एना लूसिया। अब वो खुद को एक कैदी की तरह ही प्रेजेंट करती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि वो तो उसी ग्रुप का हिस्सा थी। उसका असली मकसद था सॉयर की गन छीनना ताकि वो उस पर हमला ना कर दें, एज वो किसी भी अनजान शख्स पर भरोसा नहीं कर सकते थे। अब एना लूसिया यहाँ पर काफी वियर्ड तरह से इंग्लिश बोल रही थी, मतलब कि कुछ भी समझ में नहीं आता वो कहना क्या चाहती है। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से ये बात साफ थी कि बाकी सर्वाइवर जैसी नहीं है। वो काफी टफ है, एग्रेसिव है और कॉन्फिडेंट भी है। अब देखो बस सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस आइलैंड पर कौन लोग रह रहे थे, या फिर यहाँ पर क्या एक्सपेरिमेंट करे गए थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि धर्मा इनिशिएटिव ने इस आइलैंड पर आखिरकार क्या किया और ये नंबर्स इतने जरूरी क्यों थे। और बस इसी के साथ में तीसरा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। चौथे एपिसोड की शुरुआत हर्ली से होती है, जो कि हैच की पेंट्री में मौजूद खाने को देखकर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कई सालों से भूखा हो। वो स्नैक्स और फूड की पूरी पेंट्री साफ करने लगता है, लेकिन तभी सिचुएशन अजीब सी हो जाती है। हर्ली को वहां पर वॉन दिखाई देता है और हर्ली शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वॉन उससे इंग्लिश में बात कर रहा था। लेकिन तभी वॉन उसको बोलता है कि नहीं, हर्ली असल में कोरियन में बात कर रहा है। अब वॉन उसे हैव अ क्लकटी क्लक क्लक डे हर्ली कहता है, और तभी हर्ली की आंख खुल जाती है क्योंकि ये सब एक सपना था। यानी कि सिंपल सी बात थी, पेंट्री की देखरेख करने के लिए इसको रखा गया था। सोच कर देखो कि मीट की रखवाली करने के लिए शेर को रखा गया है। एनीवेज, इसके बाद हम हर्ली के पास्ट के बारे में जान पाते हैं। लॉटरी जीतने के बाद हर्ली ने अपने जीत की खबर छिपाने का फैसला किया था क्योंकि उसे डर था कि इतनी बड़ी रकम उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी, और वो बिल्कुल भी चेंज होना नहीं चाहता था। उस वक्त वो असल में मिस्टर क्लक्स नाम के एक फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट में काम करता था, जहाँ पर उसका सबसे अच्छा दोस्त जॉनी भी उसके साथ काम करता था। और आपको याद होगा कि सपने में वॉन के साथ में खड़ा हुआ आदमी जो था, जिसने की चिकन की ड्रेस पहनी हुई थी, वो उसका फ्रेंड ही था। और चिकन की याद इसलिए आई थी क्योंकि पहले वो इसी रेस्टोरेंट में काम करा करता। अब हर्ली की जिंदगी उस समय काफी नॉर्मल थी। वो अपने दोस्त जॉनी के साथ काम करता, मजाक करता और अपनी जीती हुई लॉटरी को सीक्रेट रखता। अब एक दिन हर्ली पर रेस्टोरेंट से चिकन बकेट चोरी करने का इल्जाम लग जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि अब वो करोड़पति है और उसे इस जॉब या फिर बॉस के ताने सुनने की जरूरत नहीं है। खैर, होता यह है कि तभी अचानक से हर्ली अपने बॉस के सामने ही जॉब को छोड़ देता है, और पता नहीं क्यों जॉनी भी अचानक से जॉब छोड़ देता है और दोनों पूरा दिन साथ घूमने निकल जाते हैं। दोनों रिकॉर्ड स्टोर में समय बिताते हैं और रात में अपने हॉरिबल बॉस से बदला लेने के लिए कुछ मजेदार एंटिक्स करते हैं, यानी कि उन्होंने कुछ गलत बात लिख दी थी उसके गार्डन के अंदर। हर्ली अपने दोस्त जॉनी से वादा करता है कि चाहे उसकी जिंदगी कितनी भी बदल क्यों ना जाए, उनकी फ्रेंडशिप ऐसी ही रहेगी, और जॉनी उसको भरोसा दिलाता है कि ऐसा ही होगा। लेकिन तभी न्यूज क्रू की नजर हर्ली पर पड़ जाती है। वो पहचान लेते हैं कि ये वही मिस्टीरियस लॉटरी विनर है जिसकी तलाश मीडिया बहुत टाइम से कर रही थी, और अब हर्ली का सीक्रेट ज्यादा समय तक सीक्रेट नहीं रहने वाला था। और हम ये भी देख पाते हैं कि दूर से जॉनी अपने दोस्त हर्ली को देख रहा होता है, जो कि मीडिया की चकाचौंध में था। एनीवेज, हम प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहां पर जैक ने हर्ली को हैच के अंदर मौजूद सारी चीजों और खासकर फूड सप्लाई को सीक्रेट रखने की जिम्मेदारी दी है। अब हैच के अंदर इतना सारा खाना है कि अगर बाकी सर्वाइवर्स को इसके बारे में पता चल गया तो वो सब के सब इसे पाने के लिए टूट पड़ेंगे और खाना नहीं बचेगा। अब जब आइलैंड के ऊपर चार्ली हर्ली से पूछता है कि आखिरकार हैच के अंदर है क्या, तो हर्ली सस्पिशियस तरह से बर्ताव करने लगता है। चार्ली तुरंत समझ जाता है कि हर्ली कुछ तो छुपा रहा है और उससे नाराज होकर पूछता है कि क्या वो उससे झूठ बोलने वाला है। तो हर्ली को एहसास होता है कि अब सीक्रेट छिपाना आसान नहीं होगा और उसको सबकी नजरों का सामना करना पड़ेगा। हर्ली बाद में रोज को हैच के बारे में बता देता है क्योंकि उसे लॉन्ड्री में हेल्प चाहिए थी। हर्ली
हर्ली जानता है कि हैच में डिटर्जेंट के कई बॉक्सेस मौजूद हैं और वो रोज को वहां से कुछ डिटर्जेंट दे सकता था। लेकिन धीरे धीरे हर्ली इस पूरी सिचुएशन को लेकर परेशान हो जाता है। उसे डर है कि अगर बाकी सर्वाइवर्स को पता चल गया कि उसके पास इतना सारा खाना है और वो सब उसको नहीं दे रहा है तो सभी उससे नफरत करने लगेंगे। वो ये सोचने लगता है कि अगर उसने किसी को पोटैटो चिप्स दे दिए तो बाकी लोग ये पूछेंगे कि उनको क्यों नहीं मिले। फिर लोग ये पूछेंगे कि हर्ली के पास इतना सब कुछ खाना कैसे है और आखिरकार वो फैसले करने वाला है कौन। और उसे डर था कि सब लोग उसे सेल्फिश समझेंगे और उसे नफरत करेंगे। लेकिन रोज जो है वो हर्ली को रीअश्योर करती है। वो उसको समझाती है कि वो अपने नेचर के हिसाब से अच्छा इंसान बना रहे और अगर उसके पास फूड है तो उसे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और उन्हें खुशियां देनी चाहिए। हर्ली को धीरे धीरे समझ आता है कि शायद अपने लॉटरी विनिंग्स की तरह फूड को भी छिपा कर रखना सही नहीं होगा और अगर उसके पास किसी चीज की अबंडेंस है यानी कि काफी सारी चीजें हैं तो उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। उधर अब पिट में कैद माइकल, सॉयर और वॉन को आखिरकार वहां से बाहर निकाला जाता है। अब उनको बाहर निकालने वाला एक मिस्टीरियस आदमी था जिसका नाम है एको। इस कैरेक्टर को आप ध्यान रखना क्योंकि आगे चलकर एको आइलैंड की कहानी का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट और शानदार कैरेक्टर बनने वाला है। एको अब उन तीनों को एक सेफ हाउस में ले जाता है जहां पर कुछ और लोग भी मौजूद थे। वहां माइकल की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि बूढ़ा था और अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था। वो आदमी पूछता है कि क्या वहां पर रोज नाम की कोई महिला है। अब माइकल उससे रोज का डिस्क्रिप्शन सुनता है और उसको समझ में आता है कि यही आदमी रोज का हस्बैंड है जिसके बारे में वो बात कर रही थी और उसको भी उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड कहीं ना कहीं जिंदा होगा। वो उससे बोलता है कि हाँ वहां पर रोज है और बिल्कुल ठीक है और तब वो आदमी अपना परिचय देता है कि मैं हूँ बर्नार्ड। माइकल और बाकी लोगों को तब पता चलता है कि रोज का हस्बैंड बर्नार्ड अभी जिंदा है और वो भी आइलैंड पर मौजूद है और इस तरह से रोज का विश्वास सही साबित होता है। जब बाकी लोग उसको समझा रहे थे कि शायद से बर्नार्ड अब जिंदा नहीं है तो रोज को हमेशा भरोसा था कि उसका हस्बैंड अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा होगा। यानी कि ये दोनों एक ही आइलैंड पर हैं लेकिन एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। और बस इसी के साथ में चौथा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 की शुरुआत सुन को दिखाते हुए होती है जो कि अपनी वेडिंग रिंग खो देती है, जिसके बाद फ्लैशबैक में हमें सुन और वॉन की पहली मुलाकात की कहानी दिखाई जाती है कि वो कैसे मिले। असल में सुन की माँ ने उसकी मुलाकात एक रिच बिजनेसमैन से करवाई थी। दोनों की अच्छी बॉन्डिंग हो रही होती है लेकिन बाद में पता चलता है कि उस बिजनेसमैन को पहले से किसी और लड़की पर क्रश है और उसने सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए ब्लाइंड डेट को एक्सेप्ट किया था, यानी कि सुन के साथ में। सुन इस बात से हर्ट हो जाती है लेकिन शायद यही बेहतर था क्योंकि उसके बाद उसकी मुलाकात रास्ते में वॉन से होती है, एक ऐसा पल जो कि उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देता है। वॉन की जिंदगी में भी सुन से मिलने के बाद काफी बदलाव आया था। इनफैक्ट वो उसी होटल में जॉब पाने की कोशिश करता है जहां पर सुन के पिता का बिजनेस था, लेकिन उसका बॉस उसे गरीब लोगों को होटल में आने से रोकने का आदेश देता है क्योंकि उसके अंदर अच्छाई थी। यहाँ तक कि जब एक गरीब लड़का सिर्फ टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए अंदर जाना चाहता था तब भी बॉस वॉन से उसे रोकने को कहता है। वॉन को अपने बॉस का ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गरीब लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने से मना कर देता है। ये दिखाता है कि सुन से मिलने से पहले भी वॉन के अंदर एक अच्छा इंसान जिंदा था। इनफैक्ट उसने ये जॉब भी छोड़ दी थी क्योंकि वो ऐसी जगह पर काम करना नहीं चाहता था। अब प्रेजेंट में एना लूसिया जो है वो माइकल, वॉन और सॉयर से पूछती है कि वो लोग कहाँ से आए हैं और वो उनको वापस वहीं पर लेकर चलें। लेकिन रास्ते में माइकल अचानक वॉल्ट को ढूंढने के लिए भागने लगता है। वॉन और मिस्टर एको उसके पीछे जाते हैं। मिस्टर एको माइकल को चेतावनी देता है कि जिन लोगों ने वॉल्ट को लिया है वो बेहद ही खतरनाक हैं और अगर वो खुद नहीं चाहते तो उन्हें ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी माइकल अपनी सर्च छोड़ने को तैयार नहीं था। वॉन उसका हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि एक दिन वॉल्ट को वो जरूर ढूंढ लेंगे और अब वॉन की इंग्लिश धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। रास्ते में वॉन और मिस्टर एको बुशेस में छिपकर कुछ लोगों को गुजरते देखते हैं। उनमें एक बच्चा भी था जिसके हाथ में टेडी बियर था और ये सीन काफी क्रीपी सा था क्योंकि इससे साफ हो जाता है कि वॉल्ट को ले जाने वाले लोग अभी भी आइलैंड पर कहीं मौजूद थे और ये द अदर्स का ही काम था। खैर उधर सुन केट को कन्फेस करती है कि उसे वो बॉटल मिल गई है जिसमें राफ्ट पर मौजूद लोगों ने अपने मैसेजेस डालकर होम भेजने की कोशिश करी थी कि शायद वो मैसेज किसी को मिल जाए। अब दोनों रेत में छिपी हुई बॉटल को ढूंढने लगती हैं कि तभी होता यह है कि उन दोनों को सुन की वेडिंग रिंग दिखाई देती है और सुन जो थी वो रिंग को देखकर फाइनली इमोशनल होकर रोने लगती है। लेकिन इस बार वो दुख से नहीं रो रही थी बल्कि ये खुशी के आंसू थे। आखिरकार उसकी वेडिंग रिंग उसको मिल गई थी और ये छोटा सा पल दिखाता है कि सुन अपने हस्बैंड वॉन से कितना प्यार करती है और ये रिंग उनके रिलेशनशिप के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं कभी कभार वॉन को जिन बोल दूं या फिर जिन को वॉन बोल दूं तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं क्योंकि असल में उसका पूरा नाम है जिन वॉन। और बस इसी के साथ में 5वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। छठे एपिसोड की शुरुआत में हमें एहसास होता है कि बून शायद शुरुआत से गलत नहीं था। बून की मौत के बाद शैनन पूरी तरह टूट चुकी थी और इसी दौरान उसकी बॉन्डिंग सईद से बढ़ने लगती है। दोनों के बीच में रोमांटिक फीलिंग डेवलप हो रही थी और दोनों फिजिकल हो जाते हैं। अब तभी फिजिकल होने के बाद में सईद थोड़ी देर के लिए वहां से जाता है यानी कि टेंट से बाहर और शैनन को अचानक से वॉल्ट दिखाई देता है।
वॉल्ट उससे कुछ कह रहा होता है लेकिन उसकी आवाज उसे समझ नहीं आती। और ये एक एडिटिंग ट्रिक है जहां पर ऑडियो को रिवर्स करा गया है। लेकिन जब इस ऑडियो को रिवर्स करा जाएगा तो वॉल्ट की आवाज सुनाई देती है। वो बोल रहा होता है कि दे आर कमिंग, दे आर क्लोज। लेकिन शैनन को इस चीज पर विश्वास नहीं होता क्योंकि नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होना इम्पॉसिबल था। लेकिन इस आइलैंड पर नॉर्मल रूल्स लागू नहीं होते और यह आखिरी बार नहीं होगा जब आइलैंड पर ऐसी अजीब सी चीज हुई होगी। अब फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि शैनन के रियल पिता की मौत के बाद में उसकी स्टेप मदर यानी कि बून की असली माँ उसके साथ में उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। शैनन अपने पिता की विल और इनहेरिटेंस के बारे में पूछती है कि उसको भी पैसा चाहिए, लेकिन उसकी स्टेप मदर बताती है कि कोई विल है ही नहीं और उसके पिता का सारा पैसा उसको मिला है। अब वो शैनन को पैसे देने से भी इनकार कर देती है। कहती है कि शैनन ने अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं करी है बल्कि आवारागर्दी करी है। तो शैनन पूछती है कि उसके पिता उसके लिए कुछ क्यों नहीं छोड़कर गए। तो उसकी स्टेप मदर कहती है कि शायद वो यही चाहते थे कि शैनन खुद अपनी जिंदगी बनाए, जो कि बुलशिट था। और इसी तरह से शैनन खुद को बहुत ही ज्यादा अकेला महसूस करती है और शायद से उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी थी वो इसलिए ही थी। लेकिन यहाँ पर बून ऐसा नहीं था। वो अपनी माँ जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो शैनन से वाकई में प्यार करता था और इसलिए वो उसके पीछे हर जगह जाया करता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जिंदा नहीं था। प्रेजेंट टाइम में एना लूसिया नए लोगों के साथ काफी हार्श बर्ताव कर रही होती है। अब माइकल उससे ये पूछता है कि वो इतनी ज्यादा गुस्से में और अजीब सी क्रैंकी सी क्यों रहती है। तो एना लूसिया ये बताती है कि जब से वो लोग आइलैंड पर आए हैं तो द अदर जो है वो वहां पर बच्चों को ले जाते हैं और बाकी लोगों को मार देते हैं। उसके मुताबिक वो लोग स्मार्ट हैं, डेंजरस हैं और किसी भी वक्त कहीं से भी हमला कर सकते हैं और इसलिए वो हर समय अलर्ट रहना चाहती है। अब इसी बीच होता यह है कि ये सारे के सारे लोग जो होते हैं वो बीच की तरफ जा रहे थे जहां पर जैक वगैरह हैं। लेकिन सॉयर के कंधे में जो गोली लगी थी उसकी वजह से उसे इन्फेक्शन हो गया था और अगर जल्दी वो जैक तक नहीं पहुंचे तो इन्फेक्शन उसकी जान ले सकता था। मिस्टर एको सजेस्ट करता है कि वो जंगल के रास्ते से जाएंगे क्योंकि वो छोटा रास्ता है लेकिन खतरनाक भी ज्यादा है क्योंकि वहां पर द अदर्स हो सकते हैं। जंगल से गुजरते हुए ग्रुप का एक मेंबर अचानक गायब हो जाता है और सभी अलर्ट हो जाते हैं। उधर शैनन अभी भी वॉल्ट के पीछे भाग रही होती है। वो इमोशनल ब्रेकडाउन का शिकार हो जाती है और सईद से कहती है कि आइलैंड से बाहर निकलते ही वो उसको छोड़ देगा। अब शैनन के अबेंडनमेंट इश्यूज की वजह से उसको हमेशा डर रहता है कि लोग उसको छोड़ जाएंगे, लेकिन सईद उसे रीअश्योर करता है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और वो उससे प्यार करता है। वो कन्फेस कर देता है। लेकिन शैनन को तभी दूर खड़ा हुआ वॉल्ट दिखाई देता है और इस बार सईद और शैनन दोनों उसको देख लेते हैं। शैनन उसके पीछे भागती है और सईद उसको रोकने की कोशिश करता है, यानी कि जो कुछ भी हो रहा था वो सईद को भी दिख रहा था। लेकिन शैनन आगे निकल जाती है और कुछ ही पल बाद एक गोली चलती है। शैनन के पेट में गोली लग गई थी और वो जमीन पर गिर पड़ती है। तभी पता चलता है कि ये दूसरा ग्रुप था, यानी कि एना लूसिया, जिसने की गोली चला दी थी। उसको लग रहा था कि ये अदर्स हैं, लेकिन उससे गलती से गोली चल गई। अब एना को ऐसा लगा कि शैनन जो है वो द अदर्स में से एक है और वो उसका पीछा कर रही है और उसने बिना पूरी सिचुएशन को समझे हुए गोली चला दी। शैनन के खत्म होने के बाद सईद और एना दोनों के चेहरे पर शॉक और हॉरर साफ दिख रहा था। एपिसोड इसी बेहद शॉकिंग और इमोशनल पलों पर खत्म होता है। शैनन खत्म हो चुकी है और अब सईद और एना के बीच में क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है, जिसके साथ ही छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 7वें एपिसोड की कहानी एना लूसिया के ग्रुप के नजरिए से आइलैंड पर बिताए गए पहले 48 दिनों को दर्शाती है। इसलिए ये एपिसोड हमको बताता है कि जब जैक और बाकी सर्वाइवर्स अपने हिस्से की जिंदगी जी रहे थे तब एना लूसिया, मिस्टर इको, बर्नार्ड और बाकी लोग किन हालातों से गुजर रहे थे। उनका प्लेन क्रैश और भी ज्यादा केओटिक था, बहुत ही खतरनाक था, जिसमें कई लोग खत्म हो गए थे और समुद्र में लाशें तैर रही थी और उनके बीच तैर रही थी एना लूसिया। वो बताती है कि उनके ग्रुप में कुछ बच्चे भी थे जिन्हें बाद में द अदर्स किडनैप कर ले गए, जैसे कि एरन के साथ भी करने की कोशिश करी गई थी और जैसे वो वॉल्ट को लेकर गए। अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि पिछले एपिसोड्स के अंदर वो जो बच्चा था जिसके हाथ में टेडी बियर था, तो क्या वो बच्चा हो सकता है जो कि मिस्टर एको की गोद में था? हो सकता है कि वो वही लड़का होगा या फिर इनके ग्रुप में से कोई लड़का हो। अब मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा था। द अदर जो है वो तो बिल्कुल अलग ही हैं, यानी कि वो यहाँ पर पहले से ही रह रहे थे। बात करते हैं यहाँ पर एना लूसिया के ग्रुप के बारे में। अब देखो, ओशियानिक फ्लाइट 815 जो थी वो क्रैश होने के बाद 3 हिस्सों में बट गई थी। प्लेन का आगे का सेक्शन यानी कि फ्रंट सेक्शन जो था वो कॉकपिट था, जो कि आइलैंड के एक हिस्से में गिरा जहां पर पायलट मिला था, जिसको बाद में उस ब्लैक स्मोक ने खत्म कर दिया था। प्लेन का मिडल सेक्शन यानी कि फ्यूजलाज जो था वो हिस्सा था जिसमें जैक, केट और बाकी मेन सर्वाइवर्स मौजूद थे और क्रैश के बाद उन्होंने वहीं पर कैंप बना दिया। जबकि प्लेन का जो टेल सेक्शन था वो बाकी प्लेन से अलग होकर आइलैंड के दूसरे हिस्से में काफी दूर गिर गया था और इसी टेल सेक्शन में मौजूद सर्वाइवर्स की कहानी में हमें एना लूसिया, मिस्टर एको, बर्नार्ड और बाकी लोगों के साथ देखने को मिलती है। अब किडनैपिंग वाली रात द अदर्स एको को भी ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एको उनसे लड़ता है और उनको खत्म कर देता है, जिसके बाद अपने किए हुए कत्ल की वजह से वो खुद को सजा देता है और बिल्कुल साइलेंस वाउ ले लेता है, यानी कि कुछ नहीं बोलता। हम वहां पर देखते हैं कि साइकियाट्रिस्ट लिबी उसको समझाती है कि उसने सिर्फ अपने बचाव में ऐसा किया था और इसलिए उसे खुद को पनिश करना नहीं चाहिए।
अब इसी बीच सर्वाइवर जो होते हैं वो अदर्स को लेकर कंफ्यूज हो रखे थे कि वो लोग पोजेशंस नहीं रखते, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं और आखिर उनका असली पर्पस है क्या, और वो लोगों को और बच्चों को आखिरकार उठाकर क्यों ले जा रहे हैं। अब उनके ग्रुप के अंदर एक गुडविन नाम का व्यक्ति था, तो एना लूसिया को उस पर शक हो जाता है कि वो अदर्स में से एक है। एना असल में पहले पुलिस ऑफिसर रह चुकी थी और इसलिए वो गुडविन के बर्ताव में कई सारी इनकंसिस्टेंसीज को नोटिस करती है। उसे शक होता है कि गुडविन क्रैश के समय सच नहीं बोल रहा था। वो उससे पूछती है कि क्रैश के सिर्फ 10 मिनट बाद वो जंगल से बाहर कैसे आ गया, जबकि उसके कपड़े बिल्कुल सूखे हुए थे, बिल्कुल गीले नहीं थे, जबकि वो सारे लोग अंदर समुद्र से बाहर आए थे। और अगर वो सच में समुद्र में गिरा था तो उसका वेट ना होना इम्पॉसिबल है। आखिरकार एना लूसिया उसकी सच्चाई पकड़ लेती है और गुडविन को खत्म कर देती है, जो कि एक लकड़ी के भाले काइंड ऑफ थिंग से हुआ था। हालांकि एना लूसिया टफ और एग्रेसिव लीडर है, लेकिन वो भी इंसान थी और उसके अंदर भी इमोशंस थे। लीडर होने के कारण वो हमेशा मजबूत दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन कई दिनों के स्ट्रेस, डर और लोगों को खोने के बाद वो आखिरकार टूट जाती है। एको, जिसने कि इतने दिन से खुद को सजा देने के लिए चुप्पी रखी हुई थी, वो समझ जाता है कि एना लूसिया को इस वक्त उसकी जरूरत थी, जिसके सामने वो अपने इमोशंस को निकाल सके। अब फाइनली वो अपनी चुप्पी तोड़ देता है, तो एना उससे कहती है कि वो 40 दिनों तक इंतजार कर रहा था अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए। तो एको कहता है कि जैसे वो यहाँ पर रोने का इंतजार कर रही थी 40 दिन से, और बस एना लूसिया फाइनली उसकी बाहों में फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, जो कि ये दर्शाता है कि अलग अलग लोगों के साथ में क्या क्या हुआ था। और आपको याद होगा कि सीजन 1 में काफी दूर पर धुआं भी उठ रहा था, तो शायद से वो इन लोगों के पास से ही आ रहा होगा। और सबसे बड़ी बात नोटिस करो कि जो अदर्स थे वो इनके पास ज्यादा आए थे, इन पर ज्यादा हमला करा गया था, लेकिन जो बाकी लोग थे जैसे कि जैक का ग्रुप था, तो उनके पास तो इतने सारे लोग आए भी नहीं थे, और जो आया था वो खाली ईथन था। तो वो लोग तो फिर भी लकी थे। एना लूसिया और बाकी लोगों ने ज्यादा हार्डशिप देखी थी। हम देख पाते हैं कि जैक और केट की केमिस्ट्री ज्यादा हेल्दी और स्टेबल सी लग रही थी, जबकि सॉयर जो था वो केट के रेबेलियस और आउटलॉ साइड से ज्यादा कनेक्ट कर रहा था। सॉयर का बैड बॉय एटीट्यूड केट को आकर्षित करता था, जबकि जैक उसके लिए ज्यादा रिलायबल और स्टेबल चॉइस थी। हम ये भी देखते हैं कि केट ने सॉयर को भी किस किया था, साथ ही साथ उसने जैक को भी किस किया था, लेकिन वो किसको चूज कर रही थी ये किसी को समझ में नहीं आता। अब सॉयर की गोली वाली चोट का इलाज करते समय वो जैक से धीरे से कहता है कि वो केट से प्यार करता है। जैक इस बात से क्लियरली परेशान सा होता है, लेकिन डॉक्टर होने के नाते उसे अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर सॉयर का इलाज करना पड़ता है। बाद में केट जैक को किस कर देती है, जिससे कि जैक की फीलिंग्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। यानी कि उन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार केट प्यार किससे करती है या फिर किसके साथ रहना चाहती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो दोनों के साथ ही रहना चाहती हो, यानी कि एक गुड बॉय के साथ एक बैड बॉय के साथ। एनीवेज, फ्लैशबैक में केट के पास्ट का एक और डार्क हिस्सा देखने के लिए मिलता है। असल में उसका एब्यूजिव स्टेपफादर शराब के नशे में घर लौटता है और केट उसे बिस्तर तक पहुंचाने में हेल्प करती है कि तभी उसे हवा में गैस जैसी दुर्गंध आ रही थी। लेकिन केट अपने स्टेपफादर को रीअश्योर करती है कि वहां पर कोई गैस नहीं लीक हो रही है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि अब नाइटमेयर खत्म हो चुका है। और तभी शॉकिंगली हम देखते हैं कि केट वहां से अपना सामान लेकर बाहर आ गई थी और घर के अंदर एक बहुत ही तेज धमाका होता है, यानी कि उसने अपने स्टेप फादर को खत्म कर दिया था। विच एक्सप्लेन्स कि केट की जो माँ थी वो उसको देखकर हॉस्पिटल में क्यों डर गई थी और वो हेल्प के लिए क्यों चिल्ला रही थी। खैर, अब केट वहां अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि अब वो नाइटमेयर से आजाद है, नाइटमेयर खत्म हो चुका है और उसकी माँ इस अब्यूजिव रिश्ते से आजाद है। उसकी माँ डरकर पूछती है कि केट ने क्या किया। केट सिर्फ इतना कहती है कि उसे याद रखना है कि वो उस वक्त वहां पर नहीं थी, और इससे साफ हो जाता है कि केट ने अपनी माँ को उसके अब्यूजिव हस्बैंड से हमेशा के लिए बचाने के लिए कुछ बहुत बड़ा कदम उठाया था, जो कि साफ था कि उसने उनको खत्म कर दिया था। और अब यहाँ पर हम साफ समझ पाते हैं कि केट उतनी सीधी नहीं थी जितनी नजर आ रही थी। अब हैच में लॉक और मिस्टर एको के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने के लिए मिलती है। दोनों के बीच में एक बहुत ही बढ़िया बॉन्ड डेवलप हो रहा था। दोनों फेट और डेस्टिनी में विश्वास करते थे, लेकिन उनके बिलीव्स अलग तरह से काम करते हैं। लॉक की फेथ को आइलैंड पर होने वाली घटनाएं बार बार हिला रही थी, जबकि एको के साथ होने वाली घटनाएं उसके विश्वास को और मजबूत करती थी। एको लॉक को समझाता है कि हर कोइंसिडेंस को फेट मत समझना। ओरिएंटेशन फिल्म देखने के बाद एको बताता है कि उसे आइलैंड के दूसरे हिस्से में एक और टेप मिली है, यानी कि वो धर्मा इनिशिएटिव वाली। अब दोनों टेप्स को कंबाइन करके शायद उनको धर्मा इनिशिएटिव और इस हैच के असली पर्पस के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि टेप बिल्कुल भी यूजफुल नहीं निकलती। उसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं था। उसमें फिर से यही इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि कंप्यूटर का इस्तेमाल सिर्फ नंबर एंटर करने के लिए किया जाए और वो लोग किसी दूसरे पर्पस के लिए कंप्यूटर को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें।
लेकिन तभी माइकल इस इंस्ट्रक्शन को पूरी तरह इग्नोर कर देता है। कंप्यूटर पर अचानक से एक मैसेज आता है, हेलो डैड। माइकल को यकीन हो जाता है कि ये मैसेज उसके बेटे वॉल्ट ने भेजा है और उसको ये लग रहा होता है कि शायद उसका बेटा किसी तरह कंप्यूटर के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था और जो उसको नहीं करना चाहिए था वो वही कर देता है। माइकल यहाँ पर चैट करने लगता है जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जिसके साथ ही यहाँ पर 9वां एपिसोड खत्म हो जाता है। 10वां एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हम मिस्टर एको की बैक स्टोरी देखते हैं। बचपन में एको और उसका छोटा भाई येमी एक गांव में रहते थे। अब एक दिन मिलिट्री या फिर ये कहें लोकल गुंडे जो थे वो उनके गांव पर हमला कर देते हैं और एक बूढ़े आदमी को गोली मारने के लिए येमी को मजबूर किया जाता है। अब येमी जो था वो ट्रॉमा ना झेले, जिसके चलते एको जो होता है वो बिना हिचकिचाए गन लेकर उसको खत्म कर देता है। अब वहां पर मिलिट्री का जो लीडर होता है वो एको की इस ब्रुटैलिटी और पोटेंशियल को देखकर उसे अपने साथ ले जाता है और समय के साथ एको उनका एक हाई रैंकिंग मेंबर बन गया था। कई साल बाद एको अपने गांव वापस लौटता है, जहां पर उसका भाई येमी जो था वो अब विलेज का प्रीस्ट बन चुका था। यानी कि दोनों भाई अलग अलग रास्ते पर जा चुके थे, एक बुरा बन गया था और एक अच्छा बन गया था। येमी अपने भाई को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसे ये भी पता है कि एको अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा, वो कैसा गंदा सा इंसान बन गया है। अब एको जो था वो मिशनरी प्लेन का इस्तेमाल ड्रग्स को स्मगल करने के लिए करना चाहता था, लेकिन येमी इसके लिए साफ मना कर देता है। ये बेसिकली बहुत ही स्मॉल सा प्लेन होता है जिसको प्रीस्ट, डॉक्टर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर जो होगा वो आइलैंड पर जाकर लिंक होने वाला है और इस एपिसोड को लॉस्ट के स्टार्टिंग वाले एपिसोड से कितना ब्यूटीफुली कनेक्ट करा गया है इसके बारे में अभी आपको थोड़ी देर में पता लगेगा। अब येमी ने तो इसके लिए साफ मना कर दिया था। तब एको अपने मिलिट्री साथियों के साथ वापस आता है और कहता है कि अब वो लोग खुद ही प्रीस्ट बनकर ड्रग्स को स्मगल करेंगे। येमी उसे समझाता है कि सिर्फ उसके सिग्नेचर से कोई प्रीस्ट नहीं बन जाएगा और एको कभी भी प्रीस्ट बन ही नहीं सकता। एको कहता है कि वो दोनों सिनर्स हैं, लेकिन येमी जवाब देता है कि एको ने उसे इस सिचुएशन में फोर्स किया था और गॉड उसे माफ कर देगा। अब येमी जो होता है वो आखिरी वक्त पर असली मिलिट्री को बुलाकर इन टेररिस्ट ऑपरेशन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रॉस फायर में येमी खत्म हो जाता है और यहाँ पर ये जो गुंडों का ग्रुप था या फिर टेररिस्ट जो थे वो एको को उसके भाई की मौत के लिए प्लेन से ही बाहर फेंक देते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी भसड़ हुई है वो उसकी गलती थी। एको को तभी पता चलता है कि उसका छोटा भाई खत्म हो चुका है और उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी शुरू हो जाती है। इनफैक्ट हम ये भी देखते हैं कि वहां पर जो रियल मिलिट्री आई थी वो एको को ही प्रीस्ट मानने लगते हैं। उनको पता ही नहीं था कि वो प्रीस्ट है या फिर कौन है। खैर अब कहानी आइलैंड पर वापस आती है और क्लेयर चार्ली की वर्जिन मैरी स्टैचू को लेकर परेशान थी। एको जब उस स्टैचू को देखता है तो उसको तोड़ देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक स्टैचू नहीं है, उसके अंदर ढेर सारे ड्रग्स थे। क्लेयर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती क्योंकि उसको लगता है कि चार्ली एक रिकवरिंग एडिक्ट है और फिर भी उसके पास वो ड्रग वाला स्टैचू था। चार्ली पहले ये डिनाई करने की कोशिश करता है कि उसे पता ही नहीं था कि स्टैचू के अंदर ड्रग्स छिपी हुई थी, लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है और हम जानते हैं कि उसको पता था कि उसके अंदर ढेर सारे ड्रग्स थे और क्लेयर का ट्रस्ट उस पर और कम हो जाता है। अब एको चार्ली से डिमांड करता है कि वो उसे उस प्लेन तक लेकर जाए जहां पर ये स्टैचूज आई थी। रास्ते में स्मोक मॉन्स्टर फिर दिखता है और इस बार एको भागता नहीं है बल्कि पूरी तरह शांत खड़ा होकर उसका सामना करता है। स्मोक मॉन्स्टर के अंदर हम कुछ अजीब सी इमेजेस देख पाते हैं, जैसे कि वो इको की पूरी जिंदगी और उसके पास्ट को स्कैन या फिर प्रोजेक्ट कर रही हो और इससे हमको ये लगता है कि ये क्रीचर लोगों की मेमोरीज को और पास्ट को किसी तरह देख सकता है और उसके बाद में वो फैसला करता है कि इस आदमी के साथ क्या करना है। मे बी शायद से जो इस आइलैंड से भागने की कोशिश करता होगा वो उसको खत्म कर दिया करता होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10वां एपिसोड जो है वो लॉस्ट के सीजन 1 के एपिसोड से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्ट होता है। हम देखते हैं कि जब एको और क्लेयर प्लेन तक पहुंचते हैं जहां पर बून भी गया था लॉक के साथ में, तो वहां पर एको को अपने भाई येमी के रिमेन्स मिलते हैं, यानी कि लाश मिलती है, यानी कि जो प्लेन था वो यहाँ पर आकर टकरा गया था। अब अपने भाई को इस हालत में देखकर एको पूरी तरह टूट जाता है और ये वही सेम मिशनरी प्लेन था जो कि उसके टेररिस्ट ग्रुप वाले लोग थे वो यहाँ पर लेकर आ गए थे, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ पर क्रैश कर गया। अब अपने पास्ट के सारे क्राइम्स और अपने भाई की मौत उसको याद आने लगती है। उधर क्लेयर चार्ली को अपने रहने की जगह से बाहर निकाल देती है। उसको लग रहा था कि चार्ली एक बहुत ही बड़ा ड्रग एडिक्ट है और हो सकता है कि वो एरन को भी नुकसान पहुंचा दे। अब चार्ली अपना सामान पैक करके वहां से जाने लगता है और अपनी सारी की सारी वर्जिन मैरी स्टैचूज के साथ एक और स्टैचू को लेकर निकल पड़ता है। हम देख पाते हैं कि उसने प्लेन से सारे के सारे ड्रग्स को निकाल लिया था, यानी कि जिस चीज को लेकर इतना बड़ा ड्रामा हुआ था तो चार्ली के पास सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे के पूरे ड्रग्स की कलेक्शन थी और अगर क्लेयर ये देख लेती तो फिर तो वो उसका खून ही कर देती। और बस इसी के साथ में 10वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
11वें एपिसोड की शुरुआत जैक से होती है। वो उठकर देखता है कि लॉक गन कबर्ड के अंदर बेहोश पड़ा था और माइकल उन दोनों को अंदर बंद करने लगता है, गन तान देता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड्स के अंदर देखा था कि माइकल ने कंप्यूटर पर अपने बेटे से चैट करी थी, ऐसा उसको लग रहा था। तो माइकल जो होता है वो उसको ढूंढने के लिए अकेला जाना चाहता था और वो किसी को भी उसे रोकने के लिए मना कर रहा था। जैक उसको समझाता है कि वो सभी साथ जा सकते हैं, लेकिन माइकल कहता है कि उसे ये काम अकेले करना है, वो अपने बेटे को अकेले बचाएगा। अब इससे पहले माइकल जो था वो कंप्यूटर के जरिए वॉल्ट से फिर से अनऑथोराइज्ड तरीके से बात कर रहा था और अब उसे पूरा यकीन है कि उसका बेटा कहीं ना कहीं उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। अब उधर सॉयर और केट के बीच एक बहुत ही फनी सा पल आता है। केट जो होती है वो सॉयर के पास आकर एक केला फेंक देती है, जिसके चलते वो उससे मजाक करता है। केट उसे हैश लेकर जाती है ताकि उसके घाव और बैंडेजेस को चेंज करा जा सके। अब माइकल जो था वो जैक और लॉक को उस गन कबर्ड के अंदर बंद कर गया था। अब जैसे ही वो उस कबर्ड को खोलते हैं तो उसके अंदर उनको जैक और लॉक बंद मिलते हैं। माइकल ने साफ कहा था कि वो वॉल्ट को अकेले ढूंढने जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी जैक, सॉयर, लॉक और हर्ली जो होते हैं वो उसकी हेल्प करने निकल पड़ते हैं, उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं। अब काफी देर तक जंगल में ढूंढने के बाद में उनका सामना द अदर से हो जाता है। वो सर्वाइवर्स को वार्निंग देते हैं कि अपनी साइड ऑफ द आइलैंड पर वो वापस चले जाएं, वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। वो कहते हैं कि ये आइलैंड उनका है और सर्वाइवर्स यहाँ पर सिर्फ इसलिए जिंदा हैं क्योंकि द अदर्स ने उनको जिंदा रहने दिया, नहीं तो वो उनको कब का खत्म कर देते। अब जैक जो था वो इस धमकी से पीछे हटने के बजाय अंदाजा लगाता है कि शायद द अदर्स के पास लड़ने के लिए पर्याप्त नंबर नहीं थे और वो उसकी तरफ हमला करने के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन जैक और बाकी लोगों को अंदाजा नहीं था कि वहां पर ढेर सारे लोग थे। ये दाढ़ी वाला व्यक्ति जो होता है वो तुरंत ही चुटकी बजाता है और वहां पर ढेर सारी मशालें जल जाती हैं, यानी कि वहां पर एक नहीं ढेर सारे लोग थे। इनफैक्ट वहां पर यह भी देखा जाता है कि केट चुपके से द अदर्स का पीछा कर रही थी और अब द अदर्स ने केट को पकड़ लिया था, उसको होस्टेज बना दिया था और अब वो सर्वाइवर से अपने वेपन्स को सरेंडर करने के लिए और वापस लौटने की मांग करते हैं। लेकिन सॉयर इस सिचुएशन में भी अपना यूजुअल सार्काज्म नहीं छोड़ता और दाढ़ी वाले व्यक्ति को यहाँ पर उल्टी सीधी बात बोल देता है, जो कि एक कार्टून से मैच भी करता था। बेसिकली ये सब माहौल हल्का करने की कोशिश हमेशा सॉयर करता रहता है। खैर, जैक अब द अदर्स के खिलाफ बड़ी तैयारी करना चाहता था। वो एना लूसिया से बात करके एक आर्मी बनाने की योजना पर चर्चा कर रहा होता है। जैक को लगता है कि अगर द अदर्स सच में इतने बड़े थ्रेट हैं तो उन्हें अपने लोगों को भी ट्रेन करना चाहिए, लड़ने के लिए रेडी करना चाहिए। अब फ्लैशबैक में जैक की मैरिड लाइफ दिखाई जाती है। उसने सैरा से शादी कर ली थी। उसकी वाइफ सैरा के साथ उसके रिश्ते धीरे धीरे खराब होने लगते हैं क्योंकि जैक अक्सर अपने काम और पेशेंट्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व रहता था कि शादी के लिए वो ज्यादा समय नहीं दे पाता, सैरा को भी समय नहीं दे पा रहा था। इनफैक्ट एक पेशेंट की बेटी ने उसको किस भी कर लिया था और वो भी उसको किस करता है। बाद में जैक सैरा को इसके बारे में सब सच बता देता है और तभी सैरा भी कन्फेस करती है कि उसके पीठ पीछे वो भी किसी को देख रही है, यानी कि वो किसी और को डेट कर रही थी और इस तरह उनकी शादी खत्म हो जाती है। विच एक्सप्लेन्स कि सैरा का नाम सुनकर वो हमेशा इतना गुस्सा क्यों हो जाया करता था। सैरा अब जाते समय जैक से कहती है कि उसे हमेशा किसी ना किसी चीज को फिक्स करने की जरूरत रहती ही है और ये लाइन जैक के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती है। वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, हर घायल इंसान को बचाना चाहता है और हर सिचुएशन को कंट्रोल भी करना चाहता है, लेकिन इसी वजह से वो अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को बचाने में हर बार फेल हो जाया करता था और केट के साथ भी यही हो रहा था। वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता था और बस इसी के साथ में 11वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं लॉस्ट सीजन 2 पार्ट 1 के आखिरी एपिसोड पर, यानी कि 12 एपिसोड पर। सीजन 2 के अंदर कुल मिलाकर 24 एपिसोड है, जिसको मैंने 2 भागों में बांट दिया था। तो 12वें एपिसोड की शुरुआत चार्ली के सपने से होती है। उसको लगता है कि क्रिसमस मॉर्निंग है और उसका सबसे बड़ा गिफ्ट उसका पियानो उसे मिल गया है। लेकिन तभी सपना बहुत ही क्रीपी सा हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि बेबी एरन जो है वो पियानो के अंदर है। उसे उसके अंदर से उसकी आवाज आ रही थी रोने की। जिसके बाद चार्ली जो होता है वो जॉन लॉक को देखता है, जिससे उसे जलन होने लगती है क्योंकि क्लेयर अब जॉन लॉक के साथ ज्यादा वक्त बिता रही थी, इसलिए वो क्लेयर की जिंदगी में फिर से वापस आने की कोशिश करता है। लेकिन क्लेयर उसे साफ समझा देती है कि उसे थोड़ी ही स्पेस देनी चाहिए और वो बहुत ही क्रीपी सा बिहेव कर रहा है। अब फिर चार्ली को एक और सपना आता है जिसमें बेबी एरन आइलैंड से दूर हवा में फ्लोट होते हुए कहीं जा रहा था। लेकिन तभी उसे एक और वियर्ड चीज दिखती है कि क्लेयर और उसकी माँ एंजल्स के रूप में चार्ली को वॉर्न करती हुई दिखाई दे रही थी कि बेबी डेंजर में है और उसे बचाना जरूरी है, वही उनका हीरो है। अचानक चार्ली रियलिटी में वापस आता है और हर्ली उससे पूछता है कि वो रात को एरन को लेकर कहाँ चला गया था। चार्ली बताता है कि उसने सपना देखा था और उसे लगा कि वो एरन को बचा रहा है। अब हमें चार्ली के लिए थोड़ा बुरा सा भी लगता है क्योंकि उसके दिमाग में सच में एरन की सेफ्टी के लिए चीजें चल रही थी।
उसको यहाँ पर हर्ली भी अजीब सी ड्रेस में दिखाई दिया था, जिसके बाद में बाकी सब लोग जो होते हैं वो उसको बहुत डांटते हैं कि वो ऐसे बच्चे को नहीं ले जा सकता। एंड ऑब्वियस सी बात है, ऐसे किसी के बच्चे को ले जाना ठीक बात थोड़ी थी। खैर, अब चार्ली अपने सपने और उनमें दिखाई दे रही रिलीजियस सिंबल्स के बारे में एको को बताता है। एको भी अक्सर ऐसी चीजों को ड्रॉ करता रहता था जो उसे फील होती थी। एको रिलीजन में विश्वास करता था, इसलिए वो चार्ली से कहता है कि शायद इन सपनों को सीरियसली लेना चाहिए और एरन का बैप्टिज्म कर देना चाहिए। चार्ली फिर क्लेयर को वार्न करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग उसको क्रेजी समझकर उससे दूर होने लगते हैं। चार्ली को लगता है कि कोई उसकी बात समझ नहीं रहा है और इसलिए वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए दूर कहीं आग लगा देता है और फिर एरन को ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार जॉन उसे रोक देता है। चार्ली एको को याद दिलाता है कि बैप्टिज्म का आइडिया तो उसका ही था ना, लेकिन एको साफ करता है कि उसने चार्ली को बेबी किडनैप करने के लिए थोड़ी कहा था। बैप्टिज्म करना अलग बात है और बच्चे को चुराना अलग बात है, यानी कि उसने कहा था कि वो क्लेयर को कन्विंस करे इस चीज के लिए। अब चार्ली बहुत गुस्सा करने लगता है और जॉन को कहता है कि ये बच्चा उसका नहीं है, लेकिन जॉन लॉक ये कहता है कि ये बच्चा चार्ली का भी तो नहीं है और ना ही उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर चार्ली कहता है कि जॉन लॉक बेबी के साथ ना रहे, वो उसका बच्चा थोड़ी है। लेकिन नहले पे दहला तब आता है जब जॉन लॉक उसको रियलिटी में वापस लेकर आता है कि यहाँ पर वो भी उसका पिता नहीं है। तब जाकर यहाँ पर चार्ली को रियलिटी हिट होती है कि आखिरकार वो क्या कर रहा था। अब देखो, यहाँ चार्ली ने जो कुछ किया था वो बहुत गलत था और उसकी इस चीज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे उसके इमोशंस कुछ भी थे। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसा होता है कि क्लेयर एक पल उसे थप्पड़ ही मार देती है। अब अगले दिन क्लेयर एको के पास जाकर बैप्टिज्म के बारे में पूछती है। एको उसको बताता है कि अगर वो चाहे तो क्लेयर और एरन दोनों का ही बैप्टिज्म कर सकता है ताकि वो दोनों हमेशा साथ रहें। यह एपिसोड की काफी इमोशनल और पीसफुल मोमेंट होती है, क्योंकि क्लेयर अपने बच्चे को लेकर बहुत झेल चुकी थी और अब वो चाहती है कि एरन बिल्कुल सुरक्षित रहे। यानी कि फाइनली इन दोनों का बैप्टिज्म एको ने कर दिया था, जो कि काफी सुकून भरा पल था। अब फ्लैशबैक में हम चार्ली के भाई लियाम को देखते हैं, जिसकी ड्रग्स की एडिक्शन बहुत खराब हो गई थी। लियाम अपनी बेटी के बर्थ के समय भी मौजूद नहीं था क्योंकि वो ड्रग्स के नशे में था। अब बाद में हम देखते हैं कि लियाम, चार्ली और बाकी लोग एक डायपर एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तब लियाम की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो ठीक से काम नहीं कर पाता, वॉमिट करने लगता है। चार्ली की जिंदगी तब और टूट जाती है जब उसको पता लगता है कि लियाम ने उसका पियानो बेचकर रिहैब जाने का फैसला कर लिया था। अब लियाम जो होता है वो चार्ली और अपने परिवार को पीछे छोड़कर चला जाता है और चार्ली फिर से खुद को अबैंडन महसूस करता है। खैर, इसी बीच प्रेजेंट टाइम में हम हर्ली और लिबी, जो कि यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट थी, उसके बीच एक रोमांटिक रिश्ता डेवलप होते देखते हैं। सबसे बड़ी बात थी कि लिबी इतनी सुंदर थी तो वो हर्ली के साथ क्यों थी, बहुत ही वियर्ड सी बात थी। लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन तभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है कि हर्ली जो होता है वो लिबी को देखकर याद करता है कि उसने उसको कहीं तो देखा है। वो लिबी से पूछता है कि क्या वो उसको जानता है, पहले उसने कहीं देखा है उसको। लेकिन लिबी थोड़ा सा हिचकिचाती है और कहती है कि नहीं, उसे ऐसा नहीं लगता। लेकिन आप इस सवाल को याद रखिएगा क्योंकि पार्ट 2 के अंदर ये बात चलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बस इसी के साथ में 12वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और बूम, इसी के साथ में लॉस्ट सीजन 2 का पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी इन 12 एपिसोड्स की कहानी। अगले 12 एपिसोड्स भी जल्दी आ जाएंगे, मे बी कल या परसों तक। देखो, मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी इस सीरीज को पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। बाकी सारी डिटेल्स हम पार्ट 2 में जानेंगे। तब तक वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। इस वीडियो के ऊपर फिर से वही एम रखते हैं 10,000 लाइक का और 1,000 कमेंट्स का। और मुझे पता है कि आप सब काफी एक्साइटेड हो, इजीली आप कमेंट और लाइक्स का गोल पूरा कर दोगे। और रिसेंटली मैंने जो इंडोनेशियन हॉरर मूवी एक्सप्लेन करी है हॉन्टेड विला की, जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए।